आप सभी का स्वागत है बिंदास खबरें में। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चाहते हैं कि ये खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों बढ़ते हैं आज की पहली और बड़ी खबर की तरफ। आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, धार्मिक स्थल और ऑफिस के लिए सरकार की नई गाइडलाइन जारी। जाने क्या है नए नियम। दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद अब देश धीरे धीरे खुल रहा है। 8 जून से होटल, रेस्टोरेंट और धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए खुल जाएंगे, लेकिन यहाँ जाने के लिए आपको नियमों का पालन करना होगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है। आपको बता दें कि गृह मंत्रालय ने कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी हिस्सों में धर्मस्थलों, मॉल, रेस्टोरेंट और होटल खोलने की अनुमति दी थी। अनलॉक 1 के तहत 8 जून से इन जगहों को खोलने की सरकार ने इजाजत दी थी। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने गुरुवार को कामकाज को लेकर गाइडलाइन जारी की है। इसमें कहा गया है कि गर्भवती महिलाएं, 65 साल से ऊपर के लोग और ऐसे लोग जिन्हें पहले से गंभीर बीमारी हो, वे काम पर जाने से बचे। वर्क प्लेस पर शारीरिक दूरी, सफाई, सैनिटाइजेशन की बात भी गाइडलाइन में कही गई है। इसमें कहा गया है कि दफ्तरों में थूकने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया जाए। दोस्तों आपको बता दें कि कंटेनमेंट जोन के बाहर रेस्टोरेंट खोले जा सकते हैं। रेस्टोरेंट में आकर खाना खाने के बजाय होम डिलीवरी को बढ़ावा दिया जाए। डिलीवरी करने वाले घर के दरवाजे पर ही पैकेट को छोड़ दे, हैंड ओवर ना करें। होम डिलीवरी पर जाने से पहले सभी कर्मचारियों की स्क्रीनिंग की जाए। रेस्टोरेंट के गेट पर हैंड सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग के इंतजाम होने चाहिए। दोस्तों आपको बता दें कि शॉपिंग मॉल में दुकानदारों को भीड़ जुटाने से रोकना होगा ताकि शारीरिक दूरी के नियमों का पालन सुनिश्चित हो सके। सरकार ने कहा कि एलिवेटरों पर भी लोगों की सीमित संख्या तय करनी होगी। मॉलों के अंदर दुकानें तो खुलेंगी, लेकिन गेमिंग आर्केड्स और बच्चों के खेलने की जगह और सिनेमा हॉल बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉलों में एयर कंडीशनिंग 24 से 30 डिग्री पर और ह्यूमिडिटी 40 से 70% रखने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, कोरोना संकट पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मार्च 2021 तक नहीं शुरू होगी कोई भी नई स्कीम। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमिक पस्त नजर आ रही है। इस वजह से राजस्व का नुकसान तो हुआ ही है, सरकार का खर्च भी बढ़ गया है। इस हालात का असर सरकार की नई योजनाओं पर पड़ने लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों द्वारा अगले 9 महीनों या मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि कोरोना के मद्देनजर आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किसी नई योजना की शुरुआत पर रोक लगा दी है। ये रोक उन योजनाओं पर है जो स्वीकृत या मूल्यांकन श्रेणी में हैं। यह आदेश उन योजनाओं पर भी लागू होगा जिनके लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने सैद्धांतिक अनुमोदन दे दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि हालांकि आत्मनिर्भर भारत और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजनाओं पर कोई रोक नहीं रहेगी। सरकार की ओर से जारी आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि विभिन्न मंत्रालय नई योजनाओं की शुरुआत न करे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना या आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत घोषित योजनाओं पर ही ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, बेरोजगार युवाओं व किसानों को रोजगार मुहैया कराने को राजस्थान सरकार ने चलाई है कामधेनु योजना। दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान सरकार प्रदेश में देशी गोवंश की डेयरी स्थापित करेगी। इसके लिए सरकार ने कामधेनु योजना चलाई है। इस योजना के तहत बेरोजगार युवाओं व किसानों को रोजगार मुहैया कराया जाएगा। इस योजना में सरकार द्वारा युवाओं और किसानों को 90% लोन दिया जाएगा। यदि लाभ लेने वाला तय समय में इसे वापस कर देता है तो उसे 30% की सब्सिडीज दी जाएगी। दोस्तों आपको बता दें कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश देकर कहा है कि अधिक से अधिक लोगों को इस योजना से जोड़ा जाए। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी कर्मचारियों को भेजकर इसके लाभ की जानकारी दी जाए। दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, फसल लोन पर बड़ी राहत, ब्याज में छूट 31 अगस्त तक बढ़ाई गई। आरबीआई का नोटिफिकेशन हुआ जारी। दोस्तों आपको बता दें कि सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन को देखते हुए किसानों को फसल लोन पर ब्याज में 2% की छूट और इंस्टेंट पेमेंट पर 3% के प्रोत्साहन को 31 अगस्त 2020 तक जारी रखने का निर्णय लिया है। इस फैसले से बड़ी संख्या में किसानों को फायदा पहुंचेगा। एक खबर के मुताबिक अप्रैल में ब्याज में छूट और इंस्टेंट पेमेंट पर प्रोत्साहन को मई अंत तक के लिए बढ़ाया गया था। दोस्तों आपको बता दें कि रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने एक नोटिफिकेशन में बैंकों को कहा है कि वे किसानों को कम समय के लिए फसल लोन पर इन 2 योजनाओं का फायदा उपलब्ध कराए। इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ने 23 मई 2020 को सभी लोन देने वाली संस्थाओं को ईएमआई चुकाने से छूट को 3 महीने बढ़ाने की मंजूरी दी थी। जी हाँ दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, व्हाट्सएप से एलपीजी सिलेंडर बुक कराने का ये है तरीका, चुटकियों में होगा काम। जी दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप आज दुनिया के टॉप ऐप में से एक है। व्हाट्सएप के जरिए हम आसानी से किसी से भी संवाद कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि व्हाट्सएप के जरिए एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग की जा सकती है? अगर आपको अन्य तरीकों से गैस सिलेंडर की बुकिंग करना बोझिल लगता है तो
आप व्हाट्सएप का इस्तेमाल करके आसानी से बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि दरअसल अब गैस कंपनियां अपने ग्राहकों को व्हाट्सएप के जरिए बुकिंग की सुविधा दे रही है। हाल में देश की दूसरी सबसे बड़ी ऑयल मार्केटिंग कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने व्हाट्सएप के जरिए गैस बुकिंग की सर्विस शुरू कर दी है। देश के किसी भी हिस्से में मौजूद भारत गैस के ग्राहक अब व्हाट्सएप के जरिए गैस बुकिंग करवा सकते हैं। ग्राहक गैस एजेंसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के जरिए अपने व्हाट्सएप नंबर पर बुकिंग कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को सबसे पहले 1800224344 नंबर को अपने कॉन्टैक्ट में ऐड करना होगा। इसके बाद इस नंबर पर हाय लिखकर भेजना होगा। इसके बाद भारत गैस की तरफ से आपको रिप्लाई आएगा, जिसमें गैस बुकिंग के लिए एक दबाना या फिर बुक टाइप करने के लिए कहा जाएगा। इन दोनों विकल्पों में से आप कोई भी एक विकल्प चुन सकते हैं, जिसके बाद आपका गैस सिलेंडर बुक होकर सीधे आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर डिलीवर कर दिया जाएगा। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 1 साल तक मिलेगी फ्री कॉलिंग और डेटा। ये है एयरटेल, वोडाफोन और जियो के सबसे सस्ते रिचार्ज। जहां दोस्तों आपको बता दें कि रिलायंस जियो, एयरटेल और वोडाफोन अपने ग्राहकों के लिए 1 साल की वैलिडिटी वाले कई प्लान्स ऑफर कर रही है। इन प्लान्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यूजर्स को बार बार रिचार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहीं हर महीने के रिचार्ज से ये काफी सस्ता भी पड़ता है। दोस्तों आपको बता दें कि 365 दिनों की वैलिडिटी वाला एयरटेल का 1498 रुपए वाला प्लान सबसे सस्ता है। इसमें यूजर को 24 GB डेटा मिलता है, यानी आसान शब्दों में इसे 2 GB पर मंथ कहा जा सकता है। प्लान में सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग की सुविधा और साथ में 3600 SMS मिलते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि वोडाफोन और एयरटेल के प्लान ज्यादातर एक जैसे ही हैं। 365 दिनों की वैलिडिटी वाले वोडाफोन के इस प्लान में भी यूजर को 24 GB डेटा मिलता है। इसमें सभी नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग और 3600 SMS मिलते हैं। इसके अलावा यूजर्स को वोडाफोन प्ले और G5 ऐप्स की सब्सक्रिप्शन भी मुफ्त में मिलेगी। 1299 रुपए वाला जियो का यह प्लान 11 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। 336 दिनों की वैलिडिटी वाले इस प्लान में यूजर्स को जियो से जियो नेटवर्क पर अनलिमिटेड कॉलिंग मिल जाती है। वहीं अन्य नेटवर्क पर कॉलिंग के लिए 12,000 नॉन जियो मिनट्स मिलते हैं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि पिछले 24 घंटे में करीबन 10,000 नए मामले, मरीजों का आंकड़ा 2,26,000 के पार। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश में कोरोना के मामलों में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले 24 घंटे में करीबन 10,000 नए मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को जारी किए गए अपडेट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 9,851 नए मामलों की पुष्टि हुई है और 273 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में ही 5,355 लोग ठीक भी हुए हैं। ये दोस्तों आपको बता दें कि अब देश में कुल मरीजों की संख्या 2,26,770 हो गई है, जिसमें कि 6,348 लोगगों की मौत हो चुकी है। राहत की बात यह है कि कोरोना से ठीक होने वालों का आंकड़ा बढ़ रहा है। अब तक करीबन 50% यानी कि 1,09,462 लोग ठीक हो चुके हैं। अभी देश में 1,10,960 एक्टिव केस हैं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि मीटिंग में हर्षवर्धन और सत्येंद्र जैन के बीच बहस। ये दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। मामलों में बढ़ोतरी के साथ ही सियासत और आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। 2 दिन पहले आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार के राम मनोहर लोहिया अस्पताल पर आरोप लगाया था कि वो टेस्ट न सिर्फ देरी से कर रहे हैं बल्कि उनकी टेस्ट रिपोर्ट भी गलत है। ये दोस्तों आपको बता दें कि इसको लेकर अभी मामला गर्म ही रहा था कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक अहम मीटिंग में दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को जमकर सुनाया। इसी दौरान दिल्ली में टेस्टिंग को लेकर जब सत्येंद्र जैन ने कुछ कहना चाहा तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने उन्हें बीच में ही टोक दिया और कहा कि ऐसे समय में पैथोलॉजिस्ट को गलत ठहराना सही नहीं है। वो पेशेवर तरीके से अपना काम कर रहे हैं और किसी भी नेगेटिव को पॉजिटिव या पॉजिटिव को नेगेटिव नहीं कर रहे हैं। हम उन पर सवाल नहीं खड़े कर सकते। हर्षवर्धन यही नहीं रुके बल्कि ये तक कहा कि हमने लैब की क्षमता बढ़ाई है और कई लैब ऐसे हैं जहां दिल्ली सरकार अभी तक टेस्ट सैंपल तक नहीं भेज पाई है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने मीडिया से बात करते हुए आरएमएल अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि इस अस्पताल में कई लोगों की मौत भर्ती होने के 24 घंटे के अंदर ही हो गई, इसलिए जांच रिपोर्ट 24 घंटे में आना सुनिश्चित होना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जिन लोगों के टेस्ट आरएमएल अस्पताल ने किए उनमें से लगभग 40% मरीज रीटेस्ट में नेगेटिव आए हैं। ये दोस्तों बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि किलोमीटर के हिसाब से भरे प्रीमियम, टाटा एआईजी ने पेश किया नया कार इंश्योरेंस। ये दोस्तों आपको बता दें कि अगर आपकी कार कम चलती है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, आपका कार प्रीमियम घट सकता है। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस प्राइवेट कार वालों के लिए ऐसा ही कार इंश्योरेंस लेकर आई है। इस पॉलिसी में कार के इस्तेमाल के हिसाब से
प्रीमियम जमा करना होगा। इस विकल्प से ही ग्राहकों की प्रीमियम की रकम घटेगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनी के एक बयान के मुताबिक ऑटोसेफ उसकी नई पॉलिसी है। यह जीपीएस और टेलीमेट्रिक्स प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके कार के चलने पर नजर रखती है। इसके साथ एक ऐप के जरिए कार की तय दूरी को निकालकर बीमा का प्रीमियम कैलकुलेट करती है। इससे उन ग्राहकों को फायदा हो सकता है जो कार को कम चलाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि कंपनी इसके लिए जो डिवाइस देती है वह चोरी से बचाने वाले यंत्र की तरह काम करता है। सुरक्षित ड्राइविंग और प्रति किलोमीटर के हिसाब से बीमा का प्रीमियम कैलकुलेट करती है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि 10 हल्के भूकंप के बाद दिल्ली एनसीआर में आ सकती है बड़ी तबाही। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में लगातार आ रहे भूकंप के हल्के झटके बड़े खतरे की आहट दे रहे हैं। भूकंप विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि 1.5 महीने के अंतराल पर 10 से ज्यादा भूकंप के झटके आने के बाद दिल्ली एनसीआर में बड़ी तबाही आ सकती है। यह बड़े भूकंप आने का संकेत है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि वाडिया हिमालय भू विज्ञान संस्थान के प्रमुख डॉक्टर कलाचंद सेन ने कहा है, हम वक्त, जगह और तीव्रता का साफ तौर पर अंदाजा नहीं लगा सकते, मगर यह मानते हैं कि जहां एनसीआर क्षेत्र में लगातार भूकंप के झटके आ रहे हैं, जो दिल्ली में एक बड़े भूकंप की वजह बन सकती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली वैसे भी उच्च भूकंपीय क्षेत्र में आती है और एनसीआर तकरीबन 573 मील के दायरे तक फैला हुआ है। इस क्षेत्र में लाखों लोग रहते हैं। वहीं जम्मू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के प्रोफेसर चंदन घोष ने भी चेताया कि इस क्षेत्र में बड़ा भूकंप तबाही लाने वाला साबित हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर कोई जानता है कि दिल्ली एनसीआर भूकंपीय जोन 4 में आता है और यहाँ झटके आने की आशंका बनी रहती है। हालांकि आज तक ज्यादातर बिल्डरों ने भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों का पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि वास्तुकारों और बिल्डरों के बीच गठजोड़ से भूकंप रोधी मानकों से समझौता किया जा रहा है। ऐसे में अगर किसी दिन ज्यादा तीव्रता का भूकंप आता है तो इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि शाहीन बाग में फिर से सीएए विरोधी प्रदर्शन की आशंका, पुलिस बल तैनात। दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली का शाहीन बाग इलाका एक बार फिर सुर्खियों में है। इस इलाके में एक बार फिर से पुलिस तैनात है। इलाके में धारा 144 लगा दी गई है ताकि दोबारा नागरिकता संशोधन कानून विरोधी प्रदर्शन शुरू न हो सके। दिल्ली पुलिस के ज्वाइंट कमिश्नर देवेश चंद्र श्रीवास्तव, डीसीपी आरपी मीणा और एडिशनल डीसीपी कुमार ज्ञानेश और ढाल सिंह ने बुधवार को मौके का जायजा लिया और अब यहाँ पुलिस की तैनाती की गई है। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि योगी ने कहा कि साल भर में पटरी पर होगी अर्थव्यवस्था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उम्मीद है कि प्रदेश जल्द ही कोरोना संकट से उबर जाएगा। वह मानते हैं कि कोरोना के कारण प्रदेश की अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है और पहले से चल रही योजनाएं प्रभावित हुई हैं, लेकिन उन्हें भरोसा है कि अगले 3-4 महीने में स्थिति सामान्य हो जाएगी और 1 साल में प्रदेश की अर्थव्यवस्था पहले की तरह पटरी पर आ जाएगी। सीएम योगी के अनुसार यूपी कोरोना की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अभी प्रदेश में रोजाना 10,000 टेस्ट हो रहे हैं। 15 जून तक ये क्षमता 15,000 प्रतिदिन हो जाएगी। योगी ने कहा कि अगर मार्च में लॉकडाउन न होता तो भारत जैसे 135 करोड़ की आबादी वाले देश में आज स्थिति भयावह होती। प्रवासी श्रमिकों को सामाजिक व आर्थिक सुरक्षा की गारंटी मुहैया कराने का भरोसा दिलाते हुए कहा कि यूपी की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में इनकी ऊर्जा और प्रतिभा का इस्तेमाल किया जाएगा। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि कोरोना संक्रमण के प्रसार के लिए प्रवासी श्रमिक दोषी नहीं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यानी कि बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने प्रवासी श्रमिकों को कोरोना प्रसार के लिए जिम्मेदार ठहराने को अनुचित बताते हुए उनकी घर वापसी में देरी पर सवाल उठाया। उन्होंने गाजियाबाद में एटलस साइकिल फैक्ट्री बंद होने पर चिंता जताते हुए सरकार से तुरंत ध्यान देने की मांग की। दोस्तों, आपको बता दें कि बसपा प्रमुख मायावती ने गुरुवार को ट्वीट करके कहा कि यूपी में घर वापसी करने वाले लाखों प्रवासी श्रमिकों में से मात्र 3% के ही कोरोना पीड़ित पाए जाने की खबर बड़ी राहत देने वाली है, खासकर तब जब कोरोना के बढ़ते संक्रमण के लिए इन्हें ही दोषी ठहराने का प्रयास किया जा रहा है। इसी आशंका के तहत इन मजलूमों के घर वापसी में देरी की जा रही है। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि भारत ऑस्ट्रेलिया की ताकत होगी और मजबूत। वर्चुअल समिट में कई समझौतों पर लगी मुहर। ये दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के बीच हुए वर्चुअल समिट में रक्षा और तकनीक से जुड़े हुए 7 अहम समझौतों पर दस्तखत किए गए। इनमें लॉजिस्टिक सपोर्ट के लिए एक दूसरे को अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति देना भी शामिल है। इसे दोनों देशों के बीच रक्षा संबंधों में एक बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने इसको ऐतिहासिक बताया है। मंत्रालय के मुताबिक इस समझौते के बाद एक दूसरे के सैन्य ठिकानों और साजो सामान तक पहुंच संभव हो सकेगी। ये समझौते दोनों देशों को रणनीतिक और सामरिक क्षेत्रों में मजबूती प्रदान करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वर्चुअल समिट के दौरान पीएम मोदी और मॉरिसन द्विपक्षीय संबंधों को समग्र रणनीतिक भागीदारी के रूप में और अधिक मजबूत करने के लिए राजी हुए। दोनों नेताओं के बीच बनी इस सहमति पर पीएम मोदी ने प्रसन्नता भी जाहिर की। दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, एससी में
में बोली मोदी सरकार, निजी अस्पतालों में फ्री कोरोना इलाज कराने की शक्ति नहीं। ये दोस्तों आपको बता दें कि देश भर के प्राइवेट अस्पतालों और चैरिटेबल अस्पतालों में कोरोना के मरीजों के फ्री या कम कीमत में इलाज की याचिका पर केंद्र ने अपना जवाब दाखिल कर दिया है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दायर करके कहा कि उसके पास निजी या धर्मार्थ अस्पतालों में कोरोना रोगियों को मुफ्त में इलाज देने के लिए कोई वैधानिक शक्ति नहीं है। ये दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र ने कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट कानून 2010 के तहत कोई प्रावधान नहीं है जिसके तहत ये अनिवार्य किया जाए कि सार्वजनिक भूमि पर चल रहे निजी अस्पताल कोरोना रोगियों का मुफ्त में इलाज करें। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने दोहराया कि इस तरह की नीतियों को केवल संबंधित राज्य सरकारों द्वारा ही लागू किया जा सकता है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।